हेलो स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हमने आपको मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग बताया था और साथ में पुनः चेकर बोर्ड द्वारा भी बताया था। तो आपको जो सुटेबल लगे या जो सिंपल लगे आप उसको लिख सकते हो। देखो इसमें लिखने दोनों हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको एक ही टाइप से बनाना है, चाहे वो पुनः चेकर बोर्ड द्वारा चाहे वो संकरण द्वारा। ठीक, तो जो आपको पसंद हो या जो सिंपल लगे उसी से आपको लिख लेना है। ठीक, तो मेंडल ने दो प्रयोग किए, आपकी हाई स्कूल के बुक्स में दो ही हैं। तो इस प्रकार से हमने पेड़ों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार से लक्षण एक संतति से दूसरी संतति में जाते हैं, पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण। हेडिंग डालेंगे मानव में लिंग निर्धारण, कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता कैसे है, किस प्रकार से पुत्री कोशिकाएं बनती, किस प्रकार से पुत्र कोशिकाएं बनती हैं, मतलब नर और मादा बनते कैसे हैं, मतलब दो जनन कोशिकाओं से नर और मादा कोशिकाएं बनती कैसे हैं, कैसे लक्षण एक दूसरे से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सा डायग्राम होता है। देखो नॉर्मल सी बात है हमको समझने की, मानव में जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, 23 जोड़ी, मतलब जोड़ी में होते हैं 23 जोड़ी, और कितने टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी होते हैं, और अगर जोड़ी को हम डबल कर दें, क्योंकि एक जोड़ी में दो होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब टोटल मिला के कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। जिनमें क्या होता है, नर और मादा में सभी समान होते हैं, लेकिन लास्ट के जो एक जोड़ी होता है लास्ट में, ठीक, लास्ट में कितने, जैसे 23 जोड़ी हो गए तो 22 जोड़ी, जैसे मान के चलो नर के 22 हो गए और मादा के 22 हो गए, 22 दूनी कितने होते, 44 गुणसूत्र नर और मादा में सेम होते हैं। 44 गुणसूत्र जो होते हैं नर और मादा, मतलब स्त्री और पुरुष में सेम होते हैं, एक्स सेम बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन लास्ट के दो गुणसूत्र होते हैं, मतलब एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब 22 जब समान हो गए तो बचा क्या, एक गुणसूत्र, और ये जोड़ी में होता है मतलब दो गुणसूत्र क्या होते हैं, ये होते असमान। क्या होते हैं, असमान। अब असमान कैसे होते हैं, देखो जो 22 समान होते हैं 22 जोड़ी, इन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं, कायिक गुणसूत्र। और जो एक जोड़ी बचता है, मतलब दो गुणसूत्र होते हैं, इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो एक जोड़ी गुणसूत्र बचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। उनसे लिंग का निर्धारण होता है कि जो शिशु होगा नर होगा कि मादा होगी। बाकी जो 22 जोड़ी गुणसूत्र बचते हैं वो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, उनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। और जो एक जोड़ी बचता है जो अलग होते हैं, स्त्री में अलग और नर में अलग और मादा में अलग, वो क्या कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। उन्हीं से क्या होता है, मानव में लिंग का निर्धारण होता है। अब ये तो आप जानते ही हो कि जो लास्ट का गुणसूत्र होता है नर में क्या होता है, नर में होता है एक्स वाई, और मादा में क्या होता है, मादा में होता है एक्स एक्स, होता है कि नहीं, यही होते हैं। मतलब जो 22 दूनी कितने, 44, ये होता है 45 में, ये होता है 46 में, हो गए पूरे। लेकिन जो लास्ट के दो गुणसूत्र होते हैं ये अलग होते हैं, नर में अलग होते हैं, मादा में अलग, ये कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र। इनसे मानव में लिंग का निर्धारण होता है। ठीक, तो अब क्या होता है कि जब नर में होते एक्स वाई, मादा में होते एक्स एक्स गुणसूत्र, अब ये क्या कहलाते हैं, ये होते जनक। अब इनका क्या होगा, संलयन, मतलब निषेचन होगा। इनसे पहले युग्मक बनेंगे, तो ये दोनों क्या होंगे जी, अलग अलग हो जाएंगे।
एक्स वाई एक्स एक्स हो गए अलग अलग। ये दोनों क्या अलग अलग हो जाएंगे। अब ये वाला इससे फ्यूज करेगा, बना क्या एक्स एक्स, फिर ये वाला इससे फ्यूज करेगा, तब भी बना क्या एक्स एक्स। अब ये वाला इससे फ्यूज करेगा, क्या बना एक्स वाई, ये वाला इससे फ्यूज करेगा एक्स वाई। मतलब अगर इसकी 4 संतानें होंगी तो ये होगी मादा शिशु, ये भी मादा शिशु, ये नर शिशु, ये भी नर शिशु। मतलब 2 नर होंगी, 2 नर संतानें होंगी, 2 मादा संतानें होंगी, मतलब 2 लड़के होंगे 2 लड़की होंगी। इस प्रकार से मानव में लिंग का निर्धारण होता है। मतलब जो लास्ट का गुणसूत्र होता है, लास्ट का एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, वो नर और मादा में अलग अलग होते, बाकी सभी क्या होते सेम टू सेम होते। इन्हीं दोनों का कार्य होता है कि नर में जनन प्रोसेस के दौरान लिंग का निर्धारण करना, और इन्हीं के कारण क्या होता है, जो नर होता है उसमें जनन ग्रंथियां नहीं होती हैं और मादा में जनन ग्रंथियां आ जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से मानव में लिंग का निर्धारण होता है। इसके लिखने का जो मैटर होता है वो हम आपको भेज देंगे, डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है। और जो लिखने का मैटर क्या लिखना क्या है, जैसा हमने बताया वैसे ही आपको लिखना है। तो लिखने का मैटर आपको पहुंच जाएगा और डायग्राम ये बनाना। तो आपका ये टॉपिक हो गया कि मानव में लिंग का निर्धारण होता कैसे है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आया जाति उद्भव। जाति उद्भव का मतलब होता है कि नई जातियां बनती कैसे हैं, जातियों का उद्भव होता कैसे है। देखो ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, इसी चैप्टर के बाद आपका बायोलॉजी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, तो ये इसके बाद आपकी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। ठीक, फिर देखेंगे क्या करवाना है, उसी को रिपीट करना है कि और एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन बताने हैं वो बताएंगे। ठीक, तो विकासी प्रक्रिया के दौरान नई जातियों की उत्पत्ति को ही हम जाति उद्भव कहते हैं। विकासी प्रक्रिया के दौरान जब नई जातियों का विकास होता है तो उस प्रक्रिया के दौरान कुछ नई जातियां उत्पन्न होती हैं। धीरे धीरे जब उनमें विकास होता जाता है, जनक से संतति में पहुंची, फिर उनसे नई संततियों का निर्माण हुआ, उनसे फिर नई संततियों का निर्माण हुआ, फिर उनसे नई संततियों का निर्माण हुआ। ये पूरी विकासी प्रक्रिया कहलाती है। अब जैसे मान के चलो ये जनक है, ठीक, इससे कोई संतति उत्पन्न हुई, इनसे भी तो संतति उत्पन्न होगी। अब ये जनक हो गए, इनसे भी संतति उत्पन्न होगी। संतति मतलब होता है संतान, जनक होता है उसके पिता। अब जब इस जनक से ये संतति पैदा हुई, अब क्या होगा, ये वयस्क होगी तो ये जनक बनेगी कि नहीं, ये भी नई संतान को जन्म देंगे कि नहीं, तो ये उसकी संतति हुई। अब ये जनक बनेगी, ये भी संतति को जन्म देगी, फिर ये जनक बनेगी, ये भी संतति को जन्म देगी। तो क्या हुआ, ये विकासी प्रक्रिया है। मतलब एक पीढ़ी से ये 1 2 3 4 5 ये 5वीं पीढ़ी, एक पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी तक ये विकासी प्रक्रिया है। मतलब पहली पीढ़ी में से जो पहली पीढ़ी होगी और जो लास्ट की पीढ़ी होगी उनमें कुछ ना कुछ असमानता आपको देखने को मिलेगी। वो विकासी प्रक्रिया के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पर क्या होता है, कुछ असमानताएं देखने को मिलती है। हमको एक सी विकासी प्रक्रिया नहीं देखने को मिलेगी, कुछ असमानताएं देखने को मिलेगी। कहीं कहीं जीवों में तो इतनी ज़्यादा असमानताएं देखने को मिलती हैं कि पहले जनक से लेकर लास्ट की संतति तक क्या एक नई जाति सी बन जाती है, इससे बिल्कुल जस्ट अलग अपोजिट हो जाती हैं। तो इस प्रकार की एक नई जाति का निर्माण हो जाता है। इसी को हम कहते हैं विकासी प्रक्रिया के दौरान नई जाति का निर्माण होना ही जाति उद्भव कहलाता है। जाति उद्भव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक,
जाति उद्भव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। मतलब जो जाति उद्भव है उसके लिए कुछ कारक होते हैं जिन पर वो निर्भर होता है। कौन कौन से कारक होते हैं देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले है उत्परिवर्तन। नंबर 1 है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है? म्यूटेशन। उत्परिवर्तन का मतलब होता है पहली पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी के बीच कुछ ऐसे अलग परिवर्तन आ जाते हैं जो पहली पीढ़ी से भिन्न होते हैं। बिल्कुल पहली पीढ़ी में वो नहीं होते, लेकिन 5वीं पीढ़ी में विकासी प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो पहली पीढ़ी से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेंट। ठीक, कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जो पहली पीढ़ी में नहीं थे और 5वीं पीढ़ी में है बिल्कुल अलग, उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। इसी प्रकार तो नई जातियों का निर्माण होता है। देखो, नई जाति का निर्माण एक ही पीढ़ी में नहीं हो जाता, इसके लिए कई पीढ़ियां लग जाती हैं। अब आप अपनी पीढ़ियों में देखोगे तो आप अपने पिताजी को जानते हो, पिताजी के पिताजी को जानते हो, चलो कोई कोई पिताजी के पिताजी को भी जानता हो, मतलब 3 या 4 जेनरेशन तक ही हम जान सकते हैं। अब हम जैसे आपको बता दें आपकी 10वीं जनरेशन पीछे की, पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी, ऐसे ही आप 10वीं जनरेशन तक बता दें तो आप नहीं बता सकते। तो जो 10वीं जनरेशन होगी आपकी ऊपर वाली और आप उसके 10वें मतलब जनरेशन के सदस्य होंगे, तो आप में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होंगी। इसी को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इसी से नई जातियों का निर्माण होता है। मतलब नई जातियों के निर्माण में या नई जातियां बनने में कई साल लग जाते हैं, मतलब कई जेनरेशन लग जाते हैं, तभी उनमें कुछ अलग से परिवर्तन आते। अब जैसे आप देखोगे कि पहले जो इंसान था वो बंदर था, मतलब हमारे पूर्वज क्या बंदर थे, बंदरों से ही इंसानों की उत्पत्ति माना जाता है। अब इसके लिए हमें इंसान बनने में कई 100 साल लग गए। ठीक, तो ये उत्परिवर्तन के कारण ही तो हुआ। पहले हमारे शरीर पर आज से देखा जाए तो अगर 10 पीढ़ी तक देखें हम, पीछे वाली जो चली गई हमारी 10 पीढ़ी, उनमें देखें तो 10वीं पीढ़ी में हमारे शरीर में बाल बहुत अधिक थे। ठीक, और हमारे जो हाथों की उंगलियां हैं वो बड़ी हुआ करती थी, पैरों की उंगलियां बड़ी हुआ करती, क्योंकि हमारा जन्म बंदरों से हुआ। बंदरों के हाथों पैरों की उंगलियां क्या बड़ी होती हैं, तो पहले बड़ी हुआ करती थी। धीरे धीरे विकासी प्रक्रिया के दौरान हमारे हाथ पैरों की उंगलियां छोटी होती गई। अब क्या होता है, जो नई जनरेशन होती है पैरों की उंगलियां बहुत छोटी होती हैं। ठीक, तो ये उत्परिवर्तन के कारण ही हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है आपका आनुवांशिक विचलन। आनुवांशिक विचलन। आनुवांशिक विचलन का मतलब होता है जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए होता है उसमें मतलब शरीर के अंदर ही कुछ विचलन होता है। ठीक, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने पर जो आनुवांशिक लक्षण होते पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाते हैं, उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं जीन्स में, जिससे पूर्णतः नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो जनक से बिल्कुल अलग हो जाता है। जो संतति उससे बनती है पूर्ण लक्षण नहीं पहुंच पाते तो जनक से बिल्कुल अलग हो जाती है, कुछ गुण उसमें जनक से बिल्कुल अलग आ जाते हैं, इसे कहते हैं आनुवांशिक विचलन। अब पुनर्मिलन। पुनर्मिलन का मतलब होता है दो जातियों का, दो अपोजिट जातियों का मिलना। मतलब एक जाति है जाति फर्स्ट और जाति सेकंड, मतलब दो जातियां हैं, अलग अलग जातियां हैं, तो इनके बीच क्रॉस कराया जाता। अब जैसे
कुत्ते और बिल्ली के बीच क्रॉस करा दिया जाए, कुत्ते बिल्ली क्रॉस कराया जाए, अलग अलग जातियां हैं उनका मिलन कराया जाए, तो इससे एक नई जाति बनेगी ना। तो वो उसमें कुत्ते की लक्षण होगी ना बिल्ली की लक्षण होगी, एक नई जाति बनेगी। इसे पुनर्मिलन कहते हैं। ठीक, जिससे नई जाति बनेगी और एक नई जाति हमको देखने को मिलेगी। अगला है संकरण। संकरण तो हमने आपको बता ही दिया है, क्रॉस कराना, संकरण कराना। जाति उद्भव के लिए संकरण बहुत आवश्यक होता है। संकरण ही नहीं कराएंगे, निषेचन ही नहीं होगा, मतलब उनके बीच कुछ क्रियाएं नहीं होगी, तो नई जाति कैसे उत्पन्न होगी। तो नई जातियों की उत्पत्ति के लिए निषेचन भी जरूरी होता है, संकरण। अगला है पांचवा पृथक्करण, चौथा है संकरण, पांचवा है पृथक्करण। पृथक्करण का नियम दिया था। पृथक्करण का मतलब ये होता है जीन आधे आधे पृथक हो जाते हैं। जैसे मतलब मान के चलो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। ठीक, तो जब इसमें संकरण होगा तो दोनों जीन्स अलग अलग जब दो कोशिकाएं बनेंगी तो ये दोनों कोशिकाओं में एक एक जीन चले जाएंगे। ठीक, तो ये होता है पृथक्करण। जीन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब दो कोशिकाएं बनती हैं जनन के दौरान, तो ये जीन क्या होते हैं, अलग अलग चले जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, साथ में नहीं रहते हैं। तो ये होता है पृथक्करण। ये भी बहुत जरूरी होता है जाति उद्भव के लिए। अगर पृथक नहीं होंगे तो नई जातियों का निर्माण नहीं होगा। ठीक, तो ये तो आपको जाति उद्भव हो गई है, और जाति उद्भव में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं ये भी आपका हो गया। अब कुछ एक दो टॉपिक हैं, जैसे आप एक उत्परिवर्तन की हेडिंग लिख लो। कभी कभी पूछ देता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, जीवों के डीएनए व जीन्स में होने वाले ऐसे परिवर्तन, जीवों के डीएनए व जीन्स में होने वाले ऐसे परिवर्तन, जीवों के जीन्स व डीएनए में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनसे नई जातियों की उत्पत्ति हो, उसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। मतलब डीएनए और जीन्स, देखो डीएनए कहाँ स्थित होते, गुणसूत्र में, और जीन्स कहाँ स्थित होते, डीएनए में। देखो ये तीनों होते हैं एक दूसरे में स्थित होते हैं। तो जीन्स या डीएनए में होने वाले ऐसे उत्परिवर्तन जिससे नई जातियों का निर्माण हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक, अब है अभिलक्षण। बाह्य आकृति एवं व्यवहार का अध्ययन ही अभिलक्षण कहलाता है। ठीक, तो जो बाह्य आकृतियां होती हैं और व्यवहार होता है, इनका अध्ययन करना ही अभिलक्षण कहलाता है। तो इसको भी हम आपको भेज देंगे, तो ये लिख लेना। कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि अभिलक्षण क्या होता है। तो बाह्य आकृति एवं आकार का अध्ययन करना ही अभिलक्षण कहलाता है या विवरण। ठीक, अब इसके बाद कुछ एक टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समजात एवं समवृत्ति अंग। ठीक, समजात एवं समवृत्ति अंग। कि समजात अंग क्या होते हैं, समवृत्ति अंग क्या होते हैं। तो पहला लिखेंगे हम समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति या उद्भव समान होता है। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति या उद्भव समान होता है। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति
या उद्भव समान होता है, मतलब जिनकी उत्पत्ति और उद्भव समान होता है लेकिन कार्य अलग होते हैं। ठीक, लेकिन कार्य में भिन्नता होती है, मतलब ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति या उद्भव समान होते हैं, मतलब दो अपोजिट जीवों के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति या उद्भव, जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये समान होते हैं लेकिन उन दोनों के कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम सब समझ जाएंगे। ठीक, मानव, एग्जाम्पल लिखेंगे मानव, व्हेल, चमगादड़, चीता के अग्रपाद। ठीक, मानव, व्हेल, चमगादड़, चीता के अग्रपाद। अब देखो, यदि हम मानव का ले लें और चमगादड़ का ले लें, मानव और चमगादड़ के अग्रपाद, इनकी उत्पत्ति एक जैसी होती है। आप चमगादड़ को देखना, उसके पंखों को फैला के देखना, तो उसके पंखों के बीच में हड्डियों जैसी संरचना होती है। उसके पंखों में ठीक वैसे ही हड्डियां पाई जाती हैं जैसे हमारे हाथों में हड्डियां पाई जाती हैं। तो चमगादड़ के पंख और मानव के हाथ की हड्डियां, अग्रपाद मतलब हाथ, इनकी उत्पत्ति और उद्भव एक समान है बिल्कुल, मतलब इनकी उत्पत्ति हुई जैसे इनकी उत्पत्ति हुई दोनों एक से हैं। मानव के हाथ और चमगादड़ के जो पंख होते हैं, इनकी उत्पत्ति बिल्कुल एक जैसी है लेकिन इन दोनों की कार्य अलग अलग है। चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो उड़ने में सहायक होते हैं, लेकिन मानव के हाथ उड़ने में सहायक नहीं होते, चलने में, कुछ कार्य करने में सहायक होते हैं। मतलब इनकी उत्पत्ति, शरीर के अंदर से इनकी उत्पत्ति बिल्कुल एक समान हुई है, जैसे चमगादड़ के पंख होते, मानव के हाथ होते, बिल्कुल एक समान हुई है, लेकिन इन दोनों के क्या है, कार्य अलग अलग। चमगादड़ का कार्य क्या होते, पंख का उड़ाना, मानव के हाथों का कार्य क्या होता है, किसी कार्य को करना, पकड़ना। ठीक, तो यही कहलाते हैं समजात अंग, जो उत्पत्ति एवं उद्भव में समान हो लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट होता है समवृत्ति अंग, मतलब उत्पत्ति एवं उद्भव भिन्न भिन्न होता है। ठीक, लेकिन कार्य उसके समान होते हैं। देखेंगे इसके जस्ट अपोजिट होता है। हेडिंग डालेंगे दूसरी, समवृत्ति अंग। ठीक, तो इसमें लिखना है ऐसे अंग जो उत्पत्ति या उद्भव में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे अंग जो उत्पत्ति या उद्भव में भिन्न भिन्न होते हैं तथा कार्य में समान होते हैं। उत्पत्ति उद्भव में भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन कार्य क्या करते हैं, समान करते हैं। जैसे चमगादड़ व कीटों के पंख। ठीक, जैसे चमगादड़ व कीटों के पंख। अगर हम चमगादड़ के पंख देखें, कीटों के पंख देखें, ठीक, तो उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है। इनकी उत्पत्ति, चमगादड़ के पंख में हड्डियां होती है, बीच में जॉइंट्स होते हैं, जाल सी फैली रहती है पूरे पंख में। ठीक, और कीटों के पंख देखो, कीटों के पंख अलग होते हैं। कीटों के पंख ऐसे होते हैं, जालनुमा, मतलब बीच में छेद होते हैं ऐसे, उसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। कीटों के पंखों में आप देखोगे हड्डियां नहीं पाई जाती, लेकिन चमगादड़ के पंखों में हड्डियां पाई जाती। देखो उत्पत्ति इनकी क्या है, भिन्न भिन्न है, एक जैसे, लेकिन उत्पत्ति इसकी क्या है, भिन्न भिन्न है, और कार्य समान है।
कार कैसे समान है, चमगादड़ भी उड़ने के कार में आता है। चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो उड़ने के लिए होते हैं और कीटों के पंख भी उड़ने के लिए होते हैं। देखो कार इनका क्या है, समान है, लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है। जैसे जहाँ से चमगादड़ के पंख निकले वहीं से कीटों के पंख भी निकले, लेकिन चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, अलग होते हैं, उनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं बीच बीच। अगर चमगादड़ के पंखों की हड्डियाँ टूट जाती है तो वो पंख नहीं चला पाते हैं, उड़ नहीं सकते। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई चमगादड़ रास्ते में पड़ा है बिल्कुल बेसुध, उसको हम लात से हिलाते भी हैं लेकिन वो पंख ही नहीं फैला पाता, उड़ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पंखों की हड्डियाँ टूट जाती हैं, कहीं पर विद जाते हैं या लग जाते हैं तो उसके पंखों की हड्डियाँ, जब पंखों की हड्डियाँ टूट जाएंगी तो वो पंख ही नहीं फैला पाएगा, उड़ ही नहीं पाएगा। इसके दूसरी तरफ जो कीट होते हैं उनके पंखों में हड्डियाँ नहीं होती हैं, तो एक जाल, हल्का कठोर जाली जैसी संरचना होती है, उसी से वो उड़ते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया चैप्टर का कुछ टॉपिक हो गए, समझाते एवं समवृत्ति अंग तक हो गए। तो इसका जो लिखने का मैटर है हम आपको भेज देंगे। ठीक, अब देखो बायोलॉजी बहुत कम है, लगभग पूरी होने वाली है, तो ये तो आपकी हो गई, तो याद भी करते जाया करो। ठीक, लिखने से कुछ नहीं होता है, उसको लिखने के साथ साथ उसको याद भी किया करो। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट ऐसा है ग्रुप उसका छूट जाता है तो देखो उसके लिए क्या होता है, दूसरा नंबर देता है तो तुरंत नहीं जुड़ पाता, उसके लिए 24 घंटे लगते हैं, 24 या 48 घंटे बाद दोबारा जुड़ता है। ठीक, तो तुरंत नहीं जुड़ पाता, इसकी कोशिश करा करो कि ग्रुप न छूटने पाए। जो मोबाइल से जिससे पढ़ रहे हो उसी से पढ़ते रहो, दूसरा मोबाइल अटैच करने में दिक्कत होती है। ठीक, तो पढ़ने के साथ साथ याद भी करते रहा करो। अभी तो खैर बहुत टाइम है, लेकिन बहुत से सब्जेक्ट है, पढ़ने के साथ साथ आप याद भी किया करो। ठीक, अगले वीडियो में अगला आगे का बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।